नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के बारे में, जिसे हम ट्रिपल सी भी कहते हैं। इसे वर्गीकृत प्रसूचीकरण संहिता भी कहते हैं। इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। जब हम हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कैटलॉग कोड पढ़ रहे थे तब इसके बारे में हमने पढ़ा था थोड़ा बहुत। आज की क्लास में हम जो इसके टाइप्स ऑफ एंट्रीज हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन उनको पढ़ने से पहले हम जो हमने पहले पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है ये भारत का पहला लाइब्रेरी कैटलॉग कोड है, यानी इससे पहले भारत में कोई भी लाइब्रेरी कैटलॉग कोड नहीं था। जो लाइब्रेरी कैटलॉग कोड रहा ये पुस्तकालय के अंदर पुस्तकों को व्यवस्थित करने और उन्हें पुनः प्राप्त करने में मदद करता है। और जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है ये एक तरह की लाइब्रेरी कैटलॉग कोड है कि पुस्तकों को कैसे व्यवस्थित किया जाता है, उसकी एक तकनीक है ये ना। तो अब हम शुरू करते हैं क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका विकास किसके द्वारा किया गया था। इसका विकास डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा 1934 के अंदर किया गया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका विकास किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है इसका विकास किसने किया था, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने, और कब किया गया था, 1934 के अंदर। ध्यान रखना। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अब तक कुल 5 संस्करण आए हैं, यानी कितने संस्करण आए इसके, 5 संस्करण। ध्यान रखना। इसका जो पहला संस्करण था वो आया था 1934 के अंदर, और वो किस नाम से आया था, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड विथ एडिशनल रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग के नाम से प्रकाशित हुआ था। यानी जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है इसका फर्स्ट एडिशन आया था 1934 के अंदर, और ये आया था क्लासिफाइड कैटलॉग कोड विथ एडिशनल रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग, इस नाम से ये प्रकाशित हुआ था। अब हम आगे देखते हैं कि इसका जो सेकंड एडिशन था वो कब आया था, 1945 के अंदर। इसका फर्स्ट एडिशन तो आया 1934 के अंदर, और इसका जो सेकंड एडिशन है वो आया था 1945 के अंदर। और जो इसका थर्ड एडिशन है वो जैसे इसका उल्टा कर लो, 1900 जो 45 है उसका उल्टा कर लो 1954, यानी कब आया था, 1954 के अंदर। और जो इसका फोर्थ एडिशन है वो आया था 1958 के अंदर। 54 के अंदर 4 जोड़ दो 58। फिर जो इसका फिफ्थ और आखिरी एडिशन है वो आया था 1964 के अंदर, यानी 1964 के अंदर इसका फिफ्थ एडिशन आया था। तो पहला एडिशन कब आया, 1934 के अंदर। फिर दूसरा एडिशन आया 1945 के अंदर, और जो थर्ड एडिशन था वो आया था 1954 के अंदर। फोर्थ एडिशन आया 1958 के अंदर, और जो फिफ्थ एडिशन है वो आया था 1964 के अंदर। और जो पहला एडिशन आया था वो किस नाम से आया था, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड विथ एडिशनल रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग, इस नाम से ये प्रकाशित हुआ था। इसके बाद जो इसका फिफ्थ एडिशन था उसमें इसका जो सहयोग किया था, रंगनाथन का सहयोग किया था इसको विकसित करने में, वो किसने किया था, इनके एक शिष्य थे ए नील मैग्नन ने इनका सहयोग किया था। इसको सहयोग, जो इसका फिफ्थ एडिशन था उसका विकास करने में किसने सहयोग किया था, ये एक बार आया था एग्जाम में, तो इसमें पूछा गया था कि जो इसका फिफ्थ एडिशन था क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का, उसके अंदर इसका सहयोग डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का सहयोग किसने किया था, तो इनके एक शिष्य थे ए नील मैग्नन, इन्होंने इसका सहयोग किया था फिफ्थ एडिशन को विकसित करने के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के विषय शीर्षक निर्माण के लिए चेन प्रोसीजर यानी श्रृंखला प्रक्रिया का विकास डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा 1938 में अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में किया गया था। यानी जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन है उनकी जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है इसके विषय शीर्षक निर्माण के लिए चेन प्रोसीजर यानी श्रृंखला प्रक्रिया का विकास डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने 1938 में अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में किया था। यानी जो चेन प्रोसीजर है इसका विकास कब किया गया था, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा 1938 के अंदर। और किस पुस्तक में किया था, ये किया था उन्होंने थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग के अंदर। यहाँ तक हमने हमारी जो हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट जो क्लास हुई थी कैटलॉग कोड की उसके अंदर हमने पढ़ लिया था। आज की इस क्लास में हम देखेंगे इसके जो
टाइप्स ऑफ एंट्रीज हैं उसके बारे में, यानी जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है उसकी जो एंट्रीज हैं उसके बारे में देखेंगे। तो जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है इसके अंदर दो टाइप्स की एंट्रीज होती हैं, एक तो होती है मेन एंट्री और एक होती है एडिट एंट्री। तो जो मेन एंट्री है ये तो जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है या फिर कोई भी अलग कैटलॉग कोड होता है उसकी जो मेन एंट्री होती है उसमें ही ज़्यादातर जो डिटेल होती है वो होती है, यानी जो बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स होती है किसी भी पुस्तक की वो सारी मेन एंट्री में ही होती हैं, और जो अलग अदर जो डिटेल्स होती है वो किस में आती हैं, एडिट एंट्रीज के अंदर। तो जो एडिट एंट्री है ये 4 प्रकार की होती हैं। पहली तो है क्रॉस रेफरेंस एंट्री, दूसरी है क्लास इंडेक्स एंट्री, और तीसरी है बुक इंडेक्स एंट्री, और चौथा प्रकार है इसका क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। तो पहला प्रकार क्या हो गया, क्रॉस रेफरेंस एंट्री, फिर क्लास इंडेक्स एंट्री और बुक इंडेक्स एंट्री और क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। इसमें से जो बुक इंडेक्स एंट्री है ये 4 प्रकार की है। पहला तो है ऑथर बुक इंडेक्स एंट्री, दूसरा है कोलैबोरेटर बुक इंडेक्स एंट्री, तीसरा है टाइटल बुक इंडेक्स एंट्री और चौथा है सीरीज बुक इंडेक्स एंट्री। यानी देखो जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है इसके अंदर 2 प्रकार की एंट्रीज हैं, पहला तो है मेन एंट्री और दूसरा है एडिट एंट्री। इसके अंदर जो एडिट एंट्री है वो 4 प्रकार की हैं, क्रॉस रेफरेंस एंट्री, क्लास इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री और क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। ये 4 प्रकार की एंट्रीज हैं। और इसके अंदर भी जो बुक इंडेक्स एंट्री है वो 4 प्रकार की हैं। पहला तो है ऑथर बुक इंडेक्स एंट्री, दूसरा है कोलैबोरेटर बुक इंडेक्स एंट्री, तीसरा है टाइटल बुक इंडेक्स एंट्री और चौथा है सीरीज बुक इंडेक्स एंट्री। और जो एडिट एंट्री है इसका जो चौथा प्रकार था क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, ये भी 4 प्रकार की हैं, 5 प्रकार की हैं। पहला तो है अल्टरनेटिव नेम एंट्री, दूसरा है वेरिएंट फॉर्म ऑफ वर्ड एंट्री, तीसरा है स्यूडोनिम रियल नेम एंट्री, चौथा है एडिटर ऑफ सीरीज एंट्री और इसका जो 5वां प्रकार है वो है जेनरिक नेम ऑफ एंट्री। ये जो क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री है इसकी कितने प्रकार हो गए, 4 प्रकार की एंट्रीज होगी, 5 प्रकार की एंट्रीज होगी। फिर जो बुक इंडेक्स एंट्री है, यहाँ पर जो बुक इंडेक्स एंट्री है इसके जो कोलैबोरेटर बुक इंडेक्स एंट्री थी, बुक इंडेक्स एंट्री के अंदर जो कोलैबोरेटर बुक इंडेक्स एंट्री थी इसके अंदर 5 प्रकार की एंट्रीज बनाई जाती हैं। पहला तो है एडिटर एंट्रीज, दूसरा है कंपाइलर एंट्री, तीसरी है ट्रांसलेटर एंट्री और चौथी है रिवाइज़र और 5वीं है इलस्ट्रेटर। इसके जो कोलैबोरेटर है उसके अंदर भी 5 प्रकार की एंट्रीज बनाई जाती हैं। पहला है एडिटर, कंपाइलर, ट्रांसलेटर, रिवाइज़र और इलस्ट्रेटर। तो इन सब के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। तो आज की इस क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे मेन एंट्री के बारे में। जो मेन एंट्री है इसके बारे में हम सबसे पहले इस क्लास में देखेंगे। ये है हमारी मेन एंट्री। मेन एंट्री किसी भी ग्रंथ यानी पुस्तक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एंट्री होती है, यानी जो कोई भी पुस्तक है उसकी सबसे महत्वपूर्ण एंट्री कौन सी होगी, मेन एंट्री। और ये उपयोगकर्ताओं की अधिकांश खोज अभिगम होते हैं उनकी पूर्ति करता है। यानी जो मेन एंट्री ही जितने भी उपयोगकर्ता हैं उनकी अधिकांश खोज अभिगमों की पूर्ति करती है मेन एंट्री। और ये एक विशिष्ट प्रविष्टि है यानी स्पेसिफिक एंट्री है जो संपूर्ण दस्तावेज के बारे में अधिकतम जानकारी देती है। यानी जो मेन एंट्री है वो एक स्पेसिफिक एंट्री है जो जो भी डॉक्यूमेंट है उसके बारे में जितनी भी अधिकतम जानकारी होती है वो कौन प्रदान करती है, वो प्रदान करती है मेन एंट्री। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट है उनके बारे में अधिकतम जानकारी प्रदान करती है मेन एंट्री। ये पुस्तक के ग्रंथ संबंधी विवरण यानी बिब्लियोग्राफिकल डिटेल के बारे में अधिकतम जानकारी प्रदान करती है। जो हमने ऊपर देखा था वही बात आ गई यहाँ पे कि जो भी कोई
डॉक्यूमेंट है उसका जो भी बिब्लियोग्राफिक डिटेल है उसकी अधिकतम जानकारी कौन प्रदान करती है, ये करती है मेन एंट्री। मेन एंट्री में संकेतन यानी ट्रेसिंग के रूप में ग्रंथ से संबंधित समस्त एडिट एंट्रीज के बारे में सूचना अंकित रहती हैं। यानी जो मेन एंट्री है हमारी, उसके अंदर जो ट्रेसिंग भाग रहता है, इसका एक सेक्शन रहता है, उसके अंदर ग्रंथ से संबंधित समस्त एडिट एंट्रीज के बारे में सूचना अंकित रहती हैं। यानी जो ट्रेसिंग है इसके अंदर जितनी भी एडिट एंट्रीज बनती हैं उसके बारे में जानकारी रहती है। जब कोई दस्तावेज खो जाता है या पुराने संस्करण या किसी अन्य कारण से पुस्तकालय से वापस ले लिया जाता है तो उसकी सभी प्रविष्टियां मेन एंट्री और एडिट एंट्री है उसकी ट्रेसिंग की सहायता से सूची से हटा दी जाती हैं। यानी कोई डॉक्यूमेंट है वो पुस्तकालय से हटा दिया जाता है या किसी पुस्तक का कोई जो पुराना संस्करण है वो किसी कारण से पुस्तकालय से हटा दिया जाता है, तो जितनी भी उसकी मेन एंट्रीज होगी या एडिट एंट्रीज होगी, जितनी भी उसकी एंट्रीज हैं वो ट्रेसिंग की सहायता से ही हटाई जाती हैं। किसी भी पुस्तकालय के अंदर कोई जो पुस्तक है वो पुरानी हो गई या फट गई है या किसी भी कारण से पुस्तक को हटाया जा रहा है लाइब्रेरी के अंदर से, तो जितनी भी उसकी एंट्रीज होती हैं वो चाहे मेन एंट्री हो या फिर चाहे वो एडिट एंट्री हो, तो वो ट्रेसिंग की सहायता से ही उस पुस्तकालय से हटा दी जाती है। जितनी भी उसकी एंट्रीज होती हैं उनको हटा दी जाती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। प्रत्येक दस्तावेज के लिए केवल एक मेन एंट्री तैयार की जाती है, इसलिए किसी विशेष विषय की मेन एंट्री पुस्तकालय द्वारा उस विषय में प्राप्त किए गए दस्तावेज की संख्या को प्रकट करेगी। यानी कोई जितनी भी जो बुक है उनके लिए केवल एक ही मेन एंट्री तैयार की जाती है, प्रत्येक पुस्तक के लिए एक मेन एंट्री। तो इस हिसाब से हमें पता चल जाता है कि जो सब्जेक्ट है यानी कोई विषय है, कोई खास विषय है, मान लो साइंस है, तो उससे संबंधित कितनी पुस्तकें हैं, क्योंकि जितनी पुस्तकें होगी उतनी ही मेन एंट्री होगी, तो मेन एंट्री जितनी होगी उतनी ही कितनी होगी किताबें होगी। तो इस हिसाब से हमें पता लग जाता है कि मेन एंट्री जितनी होगी उतनी ही किताबें होगी। तो अब हम आगे देखते हैं। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के नियामक MBO के अनुसार मेन एंट्री की कितने सेक्शन है? 6 सेक्शन है, यानी 6 अनुच्छेद हैं। तो जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है उसका नियमांक कौन सा है? MBO। वो इसके अनुसार कितनी मेन एंट्री है? सॉरी, मेन एंट्री की कितने सेक्शन है? 6 सेक्शन है, यानी 6 अनुच्छेद है। इसका जो पहला सेक्शन है वो है लीडिंग सेक्शन, यानी अग्र अनुच्छेद। ये लीडिंग लाइन के ऊपर लिखा जाता है, इसलिए इसे लीडिंग सेक्शन भी कहते हैं। दूसरा सेक्शन है हेडिंग सेक्शन। ये लीडिंग लाइन से जस्ट नीचे लिखा जाता है और ये सेकंड इंडेंशन से शुरू होता है, इसे हम शीर्षक अनुच्छेद भी कहते हैं। जो हेडिंग सेक्शन है, ये जो लीडिंग सेक्शन है उसके जस्ट नीचे सेकंड इंडेंशन से शुरू होता है। और जो हमारा जो लीडिंग सेक्शन था, ये लीडिंग सेक्शन ये फर्स्ट इंडेंशन से लिखा जाता है। यानी जो अग्र अनुच्छेद है ये कहाँ से लिखा जाता है? जो फर्स्ट इंडेंशन था हमारा उससे लिखा जाता है। और हेडिंग सेक्शन है ना, ये कौन सी लाइन से लिखा जाता है? ये लिखा जाता है सेकंड इंडेंशन से लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद है टाइटल सेक्शन, यानी आख्या अनुच्छेद। ये हेडिंग सेक्शन के जस्ट नीचे सेकंड इंडेंशन से लिखा जाता है। यानी कहाँ से शुरू होगा? सेकंड इंडेंशन से, हेडिंग सेक्शन के जस्ट नीचे से। फिर इसके बाद लिखा जाता है नोट सेक्शन, यानी टिप्पणी अनुच्छेद। तो जी ये है, ये टाइटल सेक्शन के जस्ट नीचे से लिखा जाता है और ये भी सेकंड इंडेंशन से ही लिखा जाता है। इसके बाद जो एक्सेशन नंबर सेक्शन है, यानी परिग्रहण क्रमांक है, ये नीचे से आखिरी में लिखा जाता है, यदि आखिरी की लाइन में लिखा जाएगा या सेकंड लास्ट लाइन में लिखा जाता है। इन दोनों लाइनों में से ही किसी एक लाइन में लिखा जाता है। इसके बाद है ट्रेसिंग सेक्शन, यानी संकेत अनुच्छेद। ये जो हमारा जो मेन एंट्री है इसके जो पीछे वाला साइड होती है उसमें लिखा जाता है। जो ट्रेसिंग सेक्शन है, ये जो कार्ड का फ्रंट पेज होता है वहाँ पर नहीं लिखा जाता। वहाँ पर फ्रंट पेज पर तो ये जो
ऊपर के जो 5 सेक्शन है यही लिखे जाते हैं, यानी लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन और नोट सेक्शन और एक्सेशन नंबर। ये 5 सेक्शन ही मेन एंट्री के फ्रंट पेज पर लिखे जाते हैं। यानी जो पीछे की साइड किसको लिखते हैं, पीछे की साइड हम लिखते हैं ट्रेसिंग सेक्शन को, यानी संकेत अनुच्छेद को लिखते हैं हम। आगे देखिए, इन 6 सेक्शन में से पहले 5 सेक्शन कैटलॉग कोड के आगे यानी सामने की ओर अंकित होते हैं, यानी लिखे जाते हैं, तथा जो छठा सेक्शन है कैटलॉग कार्ड का वो पीछे की ओर अंकित किया जाता है। यानी जो छठा सेक्शन कौन सा हमारा, ट्रेसिंग सेक्शन, ये पीछे की ओर लिखा जाता है कार्ड के। जैसे ये हमारा मेन एंट्री का कार्ड है, ये हमारी मेन एंट्री होगी, ठीक है। इसमें जो लीडिंग सेक्शन है, ये लीडिंग सेक्शन, ये हमारा फर्स्ट इंडेंशन से लिखा जा रहा है। ये जो फर्स्ट इंडेंशन हमारी यहाँ से लिखा जा रहा है, और ये लीडिंग सेक्शन है, इस लीडिंग लाइन है हमारी, इसके ऊपर से लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा हेडिंग सेक्शन। ये जो हमारी लीडिंग लाइन है इसके जस्ट नीचे से लिखा जाता है और सेकंड इंडेंशन से लिखा जाता है। इसके बाद आता है टाइटल सेक्शन। ये भी हमारा जस्ट हेडिंग सेक्शन है, उसके नीचे से लिखा जाता है और सेकंड इंडेंशन से शुरू करते हैं इसको। इसके बाद आता है हमारा नोट सेक्शन। ये भी टाइटल सेक्शन के जस्ट नीचे से लिखा जाता है और कहाँ पर जो सेकंड इंडेंशन है वहाँ से शुरू किया जाता है। इसके बाद जो एक्सेशन नंबर है इसको हम नीचे से आखिरी वाली लाइन पे, यानी लास्ट वाली लाइन पे या सेकंड लास्ट पे हम लिखते हैं इसको। जो ये ट्रेसिंग होता है, ट्रेसिंग सेक्शन, ये कार्ड के पीछे के भाग होता है। ये कार्ड है ना, इसके पीछे का भाग होता है ट्रेसिंग सेक्शन। ये एक अदृश्य लाइन से, मतलब 2 भागों में बटा होता है। बिल्कुल बीच में एक अदृश्य लाइन होती है, मतलब इस तरफ तो लिखा जाता है क्रॉस रेफरेंस एंट्री और इस तरफ लिखा जाता है क्लास इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री और क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। यहाँ बीच में एक अदृश्य लाइन होती है, इससे बीच इधर तो क्या लिखा जाता है, ये 3 सेक्शन होते हैं एक साइड में तो, और एक साइड में ये पूरा क्रॉस रेफरेंस एंट्री लिखी जाती है। अब हम मेन एंट्री की जितने भी अनुच्छेद थे यानी सेक्शन थे उन सब के बारे में एक एक करके डिटेल से देखते हैं। तो मेन एंट्री का सबसे पहला सेक्शन था लीडिंग सेक्शन, यानी अग्र अनुच्छेद। अग्र अनुच्छेद के अंदर हम जो लीडिंग सेक्शन होता है इसके अंदर हम किसको लिखते हैं, कॉल नंबर को लिखते हैं, और कॉल नंबर के बाद हम पूर्ण विराम नहीं लगाते हैं। और कॉल नंबर के अंदर भी हम सबसे पहले जो क्लास नंबर होता है उसको लिखते हैं, फिर बुक नंबर को लिखते हैं, और अगर बुक नंबर के बाद कलेक्शन नंबर भी होता है तो हम कलेक्शन नंबर को बुक नंबर के ऊपर लिख देते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं लीडिंग सेक्शन। तो लीडिंग सेक्शन, इस सेक्शन में हम किसको लिखते हैं, कॉल नंबर लिखा जाता है, ठीक है। लीडिंग सेक्शन में किसको लिखा जाता है, कॉल नंबर को लिखा जाता है। कॉल नंबर में एंट्री का व्यवस्थापन कॉल नंबर से ही किया जाता है, यानी जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है इसमें एंट्री का व्यवस्थापन किससे किया जाता है, कॉल नंबर से किया जाता है। कॉल नंबर को लीडिंग लाइन के ऊपर फर्स्ट इंडेंशन से लिखा जाता है, यानी जो कॉल नंबर है इसको लीडिंग लाइन के ऊपर जस्ट जो फर्स्ट इंडेंशन होता है वहाँ से लिखा जाता है, यानी जो लीडिंग सेक्शन है उसको कहाँ से लिखा जाता है, फर्स्ट इंडेंशन से। आगे है कॉल नंबर में सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, क्लास नंबर को लिखते हैं। क्लास नंबर लिखने के बाद फिर 2 अक्षरों का स्थान छोड़कर हम किसको लिखते हैं, बुक नंबर को लिखते हैं। और बुक नंबर लिखने के बाद अगर कलेक्शन नंबर भी होता है तो हम कलेक्शन नंबर के बाद जो बुक नंबर होता है उसको उसके ऊपर किसको लिखते हैं, कलेक्शन नंबर को लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो कॉल नंबर है, इसके अंदर सबसे पहले हम तो लिखते हैं क्लास नंबर को, ठीक है, क्लास नंबर को। फिर आ गया बुक नंबर। फिर अगर कलेक्शन नंबर भी होता है तो हम कलेक्शन नंबर को कहाँ लिखते हैं, बुक नंबर के ऊपर कलेक्शन नंबर को लिखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम, ये देखिए जो कॉल नंबर है उसको हम सदैव किससे लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कॉल नंबर होता है उसको हम सदैव पेंसिल से लिखते हैं। और जो कॉल नंबर है, जैसे ये कॉल नंबर लिख दिया हमने, ये ऐसे लिख दिया 39
जो भी यहाँ लिख दिया, इसके बाद हम पूर्ण विराम भी नहीं लगाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक दो बातें जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। मान लो आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, उसका एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर कोई जो आपका कंपटीशन एग्ज़ाम है, इसमें ये हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आगे देखते हैं। बुक नंबर का कॉल नंबर हमेशा मेन पेज के पश्चिम पेज यानी वर्ड्स ऑफ टाइटल पेज पर अंकित होता है। यानी जो कॉल नंबर है वो बुक के अंदर कहाँ पर मिलता है हमें? वर्ड्स ऑफ टाइटल पेज पर या फिर मुख्य पेज के पश्चिम पेज पर हमें अंकित हुआ मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नियम ED 87 के अनुसार इस सेक्शन यानी जो कॉल नंबर है इसके बाद हम पूर्ण विराम नहीं लगाते हैं। यानी जो लीडिंग सेक्शन है इसके बाद हम पूर्ण विराम नहीं लगाते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं जो कॉल नंबर है उसके बाद हम पूर्ण विराम नहीं लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हेडिंग सेक्शन के बारे में, जिसे हम शीर्षक अनुच्छेद भी कहते हैं। हेडिंग सेक्शन के अंदर हम लेखक का नाम लिखते हैं और इसे हम जो लीडिंग सेक्शन है उसके जस्ट नीचे वाली लाइन से सेकंड इंडेंशन से शुरू करते हैं और इसके अंत में हम पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करते हैं, पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जो लीडिंग सेक्शन है उसके अंदर तो हम पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करते हैं, परंतु जो हेडिंग सेक्शन है इसके अंत में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। इसमें सामान्य ग्रंथ के लेखक का नाम लिखा जाता है, जो लेखक होता है उसका नाम लिखा जाता है, और लेखक न होने पर हम सहकारक यानी कोलैबोरेटर का नाम लिखते हैं। मान लो अगर किसी पुस्तक का लेखक का नाम नहीं दिया हुआ है तो हम उसकी जगह क्या लिखेंगे? कोलैबोरेटर का नाम लिखेंगे। ठीक है, ये कोलैबोरेटर का नाम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर सहकारक भी ना हो तो हम टाइटल लिखा जाता है यानी आख्या का नाम लिखते हैं। मान लो अगर किसी पुस्तक का लेखक का नाम नहीं है तो हम कोलैबोरेटर का नाम लिखेंगे, और अगर कोलैबोरेटर का भी नाम नहीं है तो उसकी जगह हम किसका नाम लिखेंगे? टाइटल का नाम यानी आख्या लिखेंगे। आगे देखते हैं। इसको लीडिंग सेक्शन की बाद वाली लाइन में सेकंड इंडेंशन से लिखा जाता है। यानी जो हेडिंग सेक्शन है इसे हम लीडिंग सेक्शन की बाद वाली लाइन में सेकंड इंडेंशन से शुरू करते हैं यानी लिखते हैं। आगे अगर शीर्षक लंबा है और दूसरी लाइन में जाता है तो उसे फर्स्ट इंडेंशन से लिखेंगे। मान लो कोई जो हेडिंग सेक्शन है वो एक लाइन में नहीं आ पा रहा है हमारा, तो हम जब दूसरी लाइन में उसको लिखेंगे तो उसे हम फर्स्ट इंडेंशन से शुरू करेंगे। हेडिंग सेक्शन को वैसे तो हम सेकंड इंडेंशन से शुरू करते हैं, परंतु अगर वो एक लाइन में नहीं आ पा रहा है और हम उसे दूसरी लाइन से शुरू करते हैं तो उसे हम फर्स्ट इंडेंशन से लिखेंगे। आगे देखते हैं। नियम ED 86 के अनुसार हेडिंग सेक्शन के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। यानी जो हेडिंग सेक्शन है उसके अंत में हम क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम लगाएंगे, और जो लीडिंग सेक्शन था उसके अंत में हम कोई पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान रखना आप। अब देखते हैं ऑथर के अंदर क्या क्या आता है। देखो ऑथर है, इसके अंदर एक तो आता है सिंगल पर्सनल ऑथर, यानी जो सिंगल पर्सनल ऑथर है यानी कोई एक व्यक्ति है वो ऑथर है तो वो सिंगल पर्सनल ऑथर हो गया, या कोई जॉइंट ऑथर हो गया यानी 2-3 ऑथर एक साथ हो गए वो हो गया। एक कॉर्पोरेट ऑथर आता है, एक कोलैबोरेटर आता है, और स्यूडोनेम आता है यानी छद्म नाम, और कुछ मामलों में हम डॉक्यूमेंट का टाइटल भी लिखते हैं। यानी ऑथर के अंदर क्या क्या शामिल होता है? एक तो सिंगल पर्सनल ऑथर, एक जॉइंट पर्सनल ऑथर, एक कॉर्पोरेट ऑथर, एक कोलैबोरेटर हो गया, एक स्यूडोनेम हो गया, और एक हो गया टाइटल। इसको मतलब जो हेडिंग सेक्शन है उसके अंदर ये ऑथर के अंदर शामिल होते हैं। ध्यान रखना आप। अब आगे देखते हैं हम हेडिंग सेक्शन के कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं। ऑथर के नाम को व्यवस्थित रूप से लिखने के लिए इसे 4 भागों में बांटा गया है। यानी जो हेडिंग सेक्शन है इसको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहला है एंट्री एलिमेंट, यानी इसमें लेखक है उसका उपनाम आता है ना, यानी सरनेम। सबसे पहले लेखक का उपनाम लिखते हैं हम। मान लो जब भी हम हेडिंग सेक्शन में ऑथर का नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हम ऑथर का सरनेम लिखेंगे, और सरनेम भी हम किस में लिखेंगे? ब्लॉक लेटर्स में यानी कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। एंट्री एलिमेंट के अंदर क्या शामिल होता है? ऑथर का सरनेम। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे? ऑथर का नाम जो होता है वो लिखते हैं, और वो रनिंग लेटर्स में लिखते हैं। जो इसका
सेकेंडरी एलिमेंट है, ये क्या कहता है, इसमें लेखक के व्यक्तिगत नाम को स्मॉल लेटर यानी छोटे अक्षरों में गोल कोष्ठक में लिखा जाता है। यानी सबसे पहले हम जो ऑथर है उसका नाम जो सरनेम होता है वो लिखेंगे कैपिटल लेटर में, फिर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे उसका जो नाम होता है, जो जैसे मान लो किसी लेखक का नाम है विवेक चौहान, तो सबसे पहले हम लिखेंगे चौहान को बड़े लेटर्स में, फिर जो विवेक उसका नाम है उसको हम लिखेंगे रनिंग लेटर्स में यानी छोटे अक्षरों के अंदर ब्रैकेट के अंदर। फिर इस आता है इसका तीसरा कंपोनेंट, वो है इंडिविजुअलाइजिंग एलिमेंट यानी व्यक्तिगत तत्व। इसमें यदि एक ही नाम के दो लेखक हो तो उसके जन्म या मृत्यु का वर्ष लिखकर उन्हें अलग पहचान दी जाती है। यानी कोई दो लेखक हैं, उनका एक ही नाम है, तो ऐसे इसमें हम क्या करते हैं, उन लेखकों का जन्म स्थान या फिर मृत्यु वर्ष लिखकर उन्हीं के अंदर जो डिफरेंस होता है वो बताते हैं। आगे देखते हैं इसका चौथा कंपोनेंट जो कि है डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट यानी वर्णनात्मक तत्व। इसमें क्या है, ये तब जोड़ा जाता है जब किसी व्यक्ति के नाम के साथ उसकी विशिष्ट भूमिका दिखाना आवश्यक हो। जैसे कोई एडिटर है तो उसके नाम के आगे हम क्या लिखेंगे, ईडी डॉट, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ये ईडी डॉट। कोई संपादक है यानी एडिटर है तो क्या लिखेंगे, ईडी डॉट। और कोई अगर ट्रांसलेटर है तो टीआर डॉट, ये से है ना। और कोई अगर यहाँ पे लिखा हुआ देखो, कोई अगर इलस्ट्रेटर है तो क्या लिखेंगे, ILL डॉट। और अगर कंपाइलर है तो COMP डॉट, ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखना आप। आगे डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट को ब्लॉक लेटर में नहीं लिखते हैं, इसे छोटे अक्षरों में ही लिखते हैं। यानी जो इलस्ट्रेटर हो गया, कंपाइलर हो गया, इनका जो लेखक का नाम होता है इसके अंदर, उसको हम किस में लिखते हैं, ब्लॉक लेटर्स में नहीं लिखते हैं, छोटे अक्षरों में लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है ये टैगोर है, ये तो हमारा ऑथर हो गया ना। ठीक है, टैगोर हमारा ऑथर का नाम, उसका सरनेम हो गया। फिर जो रविंद्रनाथ है ये उसका ओरिजिनल नाम हो गया। और मैंने आपको बताया था इनके बीच में डिफरेंस करने के लिए, मान लो किसी का नाम भी रविंद्रनाथ टैगोर है तो उसके बीच में डिफरेंस करने के लिए उनका जन्म स्थान और मृत्यु वर्ष लिखा जाता है। और अगर कोई ट्रांसलेटर उसके आगे क्या लिखते हैं, TR डॉट। तो ये तो उसका हो गया सरनेम, ये बड़े अक्षर में। फिर ये इसका मूल नाम रविंद्रनाथ, जो रविंद्रनाथ है ये इनका मूल नाम हो गया, और टैगोर क्या हो गया, सरनेम। और ये उसका जन्म वर्ष और ये मृत्यु वर्ष, और ये TR मतलब ट्रांसलेटर। ध्यान रखना एग्जाम में ऐसी छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं बहुत बार। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टाइटल सेक्शन के बारे में, यानी आख्या अनुच्छेद के बारे में। ये लीडिंग लाइन के बाद जो हेडिंग सेक्शन होता है उसके बाद जो नेक्स्ट वाली लाइन होती है उसमें उस लाइन से इसको स्टार्ट किया जाता है, और इसे भी सेकंड इंडेंशन से ही शुरू किया जाता है, और इसके अंत में हम पूर्णविराम का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में। देखिए, ये हेडिंग सेक्शन के बाद वाली लाइन में सेकंड इंडेंशन से लिखा जाता है, यानी जो टाइटल सेक्शन है उसको हम हेडिंग सेक्शन है उसके बाद वाली लाइन में सेकंड इंडेंशन से लिखते हैं। आगे इस सेक्शन में 3 प्रकार की सूचना दी जाती हैं। पहला तो है टाइटल, सबटाइटल और एक्सप्लेनेटरी टाइटल। यानी जो एक तो इसमें सूचना दी जाती है टाइटल की, सबटाइटल की और एक्सप्लेनेटरी टाइटल की। ठीक है, इसमें सबसे पहले टाइटल लिखते हैं, यानी जो ये सेक्शन है हमारा, इसके अंदर सबसे पहले क्या लिखते हैं, टाइटल का नाम लिखते हैं। फिर कोलन लगाकर सबटाइटल या एक्सप्लेनेटरी टाइटल लिखते हैं। यानी टाइटल सेक्शन के अंदर सबसे पहले हम तो टाइटल लिखते हैं, फिर उसके बाद कोलन लगाएंगे, फिर सबटाइटल या फिर एक्सप्लेनेटरी टाइटल लिखेंगे। आगे अगर टाइटल में AN दा लगा हो तो उसे हटा देंगे। ये कौन सा रूल कहता है हमारा, रूल नंबर JF3। यानी अगर देखो कोई नाम है द नेशनल ज्योग्राफी, तो उसके अंदर जो द लगा हुआ है उसको हम हटा देंगे, क्योंकि रूल नंबर जो JF3 है ये कहता है कि AN द ऐसे जो शब्द है उनको हम हटा देंगे टाइटल सेक्शन के अंदर जब लिखते हैं ना टाइटल को तब। आगे देखते हैं। टाइटल को साधारण लिखावट यानी
ऑर्डिनरी हैंड में लिखते हैं, यानी जो रनिंग राइटिंग होती है हमारी उसके अंदर लिखते हैं। और सब टाइटल के बाद डॉट लगाते हैं हम, ठीक है। सब टाइटल है, उसके बाद हम डॉट लगाकर क्या लिखेंगे, एडिशन लिखेंगे, यानी ये कौन सा एडिशन है वो लिखेंगे। टाइटल का पहला अक्षर कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, यानी जो टाइटल होगा, जैसे मान लो हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का पहला शब्द बड़ा लिखाया जाएगा और बाकी सब छोटे अक्षरों में लिखा जाएगा, ठीक है, ऐसे। अब हम इसका दूसरी सूचना देखते हैं, कौन सी सूचना दी जाती है इसके अंदर, एडिशन स्टेटमेंट की। इसमें फर्स्ट एडिशन के लिए नहीं लिखा जाता है, यानी जो एडिशन है, एडिशन स्टेटमेंट, ये जो फर्स्ट एडिशन होता है उसके लिए नहीं लिखा जाता है। यानी मान लो किसी सब बुक का पहला ही एडिशन है तो ये उसके लिए नहीं लिखा जाता, लेकिन अगर ये सेकंड एडिशन होता है बुक का तो उसके लिए एडिशन 2 लिखा ऐसे जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसे टाइटल या सब टाइटल के बाद डॉट लगाकर लिखते हैं। जैसे ये टाइटल हो गया, ये टाइटल लिख दिया, उसके बाद डॉट लगाया हमने, फिर ईडी, फिर डॉट लगाएंगे। सेकंड एडिशन है तो उसके लिए डॉट। जैसे ये फर्स्ट एडिशन है उसके लिए तो नहीं लिखा जाता, परंतु अगर कोई सेकंड एडिशन हो या थर्ड एडिशन हो या फोर्थ एडिशन हो तो उसके लिए लिखा जाता है। आगे इसके बाद पूर्ण विराम लगाते हैं, यानी देखो ये टाइटल है, सबसे पहले तो यहाँ टाइटल लिखा, फिर डॉट लगाया हमने टाइटल सेक्शन के बाद, फिर ईडी डॉट ईडी लिख दिया हमने, और सेकंड एडिशन है तो एडिशन सेकंड आ गया, फिर उसके बाद डॉट लगाया हमने। इसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। एडिशन के लिए ईडी का प्रयोग करते हैं, यानी जो एडिशन को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ईडी, है ना। आगे है कोलैबोरेटर स्टेटमेंट। इसे एडिशन के बाद डॉट लगाकर कोलैबोरेटर लिखते हैं, यानी जो सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं, टाइटल, सब टाइटल और एक्सप्लेनेटरी टाइटल, फिर हम लिखते हैं एडिशन स्टेटमेंट के बारे में, फिर हम लिखते हैं कोलैबोरेटर स्टेटमेंट के बारे में, और कोलैबोरेटर स्टेटमेंट को एडिशन स्टेटमेंट के बाद डॉट लगाकर लिखते हैं। कोलैबोरेटर का पहला अक्षर बड़ा तथा बाद के अक्षर छोटे लिखे जाते हैं, यानी जो पहला अक्षर होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, मान लो किसी का नाम अंकित है तो सबसे पहले ए बड़ा अक्षर लिखा जाएगा, फिर एन छोटा, फिर ANKIT लिखते हैं, ठीक है, छोटे अक्षरों में, है ना। ये बाद के अक्षर छोटे में लिखते हैं और पहला अक्षर बड़ा लिखा जाता है। यहाँ पे जो एडिटर है उसके लिए हम ईडी फिर बाय लिखेंगे, यानी एडिटेड बाय, और ट्रांसलेटर है कोई तो TR बाय, यानी ट्रांसलेटर बाय, फिर अगर कंपाइलर है तो COMP फिर बाय, यानी कंपाइलर बाय, और इलास्ट्रेटर है कोई, इलस्ट्रेटर, तो उसके लिए ILL लिखकर फिर बाय लिखेंगे, यानी इलस्ट्रेटेड बाय। आगे देखते हैं, इसके अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है, यानी जो टाइटल सेक्शन है हमारा उसके अंत में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। आगे टाइटल सेक्शन अगर एक लाइन में नहीं आता है तो उसे अगली लाइन में फर्स्ट इंडेंशन से शुरू किया जाता है, यानी शुरू करते हैं या लिखते हैं। मान लो अगर टाइटल सेक्शन लिख रहे हैं तो अगर मान लो ये जैसे ये है, ये तो अगर मान लो ये हमारे सेकंड इंडेंशन से हमने इसको शुरू कर दिया, मान लो यहाँ तक ये नहीं आया है तो इसे जो ये फर्स्ट इंडेंशन है यहाँ से हम शुरू करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया, ये तो हो गया इसका टाइटल, सब टाइटल या एक्सप्लेनेटरी टाइटल, फिर आ गया इसका एडिशन स्टेटमेंट, और फिर आया इसका कोलैबोरेटर स्टेटमेंट। ये तीनों इंफॉर्मेशन ऐसे दी हुई है इसमें, ठीक है। आगे एक नोट है, अगर ऑथर का नाम शॉर्ट फॉर्म में लिखा हो तो उसे कैपिटल लेटर में लिखते हैं। मान लो जैसे ये हो गया गुप्ता, ये जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है हमारा SR गुप्ता, तो ये जो SR है अगर ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसे हम कैसे लिखेंगे, पहले गुप्ता और ये जो बड़ा है ना इनको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, SR को बड़ा लिखते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नोट सेक्शन के बारे में, यानी टिप्पणी अनुच्छेद के बारे में। इसके अंत में भी हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं और इसे भी हम जो सेकंड इंडेंशन है उसी से ही शुरू करते हैं। और अगर जो हमारा नोट सेक्शन है वो एक लाइन में नहीं आता है तो उसे भी हम फर्स्ट इंडेंशन से ही शुरू करते हैं। तो इसके बारे में शुरू करते हैं हम। ये दस्तावेज के बारे में
अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है। यानी जो नोट सेक्शन है वो किसी भी डॉक्यूमेंट के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है और ये सेकंड इंटेंशन से शुरू होता है। अगर ये एक लाइन में नहीं आता है तो इसे अगली लाइन में फर्स्ट इंटेंशन से शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इंटेंशन से लिखते हैं। आगे नियम ED 83 के अनुसार नोट सेक्शन को गोल कोष्ठक में लिखते हैं, यानी गोल कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। यानी जो नोट सेक्शन है उसे हम किसके अंदर लिखेंगे? गोल कोष्ठक के अंदर, यानी जो ऐसे होते हैं ना ब्रैकेट, उनके अंदर लिखते हैं। आगे अगर एक से अधिक नोट हो तो प्रत्येक नोट को नई लाइन में सेकेंड इंटेंशन से लिखा जाता है। अगर मान लो किसी टाइटल के अंदर, यानी जो कोई कार्ड बना रहे हैं हम, उसके अंदर अगर एक से अधिक नोट हो तो प्रत्येक नोट को हम एक नई लाइन में सेकंड इंटेंशन से शुरू करते हैं। आगे देखते हैं रूल नंबर MF6 क्या कहता है। इसके तहत 6 अलग अलग प्रकार के टिप्पणियां का उल्लेख किया गया है। यानी जो नोट सेक्शन कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के होते हैं। इसमें नोट सेक्शन का पहला प्रकार जो कि है सीरीज नोट, जिसे हम ग्रंथमाला टिप्पणी भी कहते हैं। जितनी भी टिप्पणियों के प्रकार हैं, यानी नोट्स के प्रकार हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुई है कि सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग किया जाता है। जो सीरीज नोट है सबसे ज़्यादा इसी नोट का प्रयोग किया जाता है और ये आमतौर पर हाफ टाइटल पेज ऑफ द बुक, यानी पुस्तक के अर्ध शीर्षक पृष्ठ पर दी जाती है। यानी जो सीरीज नोट है ये कहाँ पर दिया जाता है? हाफ टाइटल पेज पर दिया जाता है, यानी अर्ध शीर्षक पृष्ठ पर दी जाती है ये जानकारी। आगे है रूल MF11 के अनुसार सीरीज नोट में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए। यानी कौन कौन से तत्व होने चाहिए? पहला तो है सीरीज का नाम, फिर उसके बाद डॉट, फिर एडिटर ऑफ द सीरीज, यानी जो सीरीज का एडिटर है उससे उसका नाम लिखा होता है, जिसे हम एडिटेड बाय भी लिखे हैं। यानी एडिटर बाय लिखेंगे, एडिट बाय, फिर लिखेंगे सीरीज के ऑथर का नाम, ठीक, यानी एडिटर का नाम, सॉरी। फिर उसके बाद पूर्ण विराम लगाएंगे, फिर सीरीज नंबर लिखेंगे और उसके बाद पूर्ण विराम लगाएंगे। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं हम। पहले तो हार्वर्ड हिस्टोरिकल स्टडीज़, ये तो हो गया सीरीज़ का नाम। फिर उसके बाद हमने डॉट लगाया, फिर लिखा हमने एडिटेड बाय जॉन वर्ड, ये हो गया एडिटर ऑफ द सीरीज। और इसको हम कैसे लिखते हैं? एडिटेड बाय, ये लिखा हुआ ना ED बाय। उसके बाद हमने फिर डॉट लगाया, फिर हमने लगाया सीरीज नंबर और फिर वापस डॉट लगाया। हम इसे जो सीरीज नोट है इसे इसी प्रकार से लिखते हैं हम, ध्यान रखना आप। इसका नेक्स्ट प्रकार है मल्टीपल सीरीज नोट, यानी बहु ग्रंथमाला टिप्पणी। यदि एक पुस्तक एक साथ 2 स्वतंत्र सीरीज का हिस्सा हो तो दोनों को अलग अलग कोष्ठकों में लिखा जाता है। अगर कोई पुस्तक है वो एक साथ 2 स्वतंत्र सीरीज का हिस्सा है तो उन दोनों के लिए अलग अलग सीरीज नोट का प्रयोग किया जाता है और उन दोनों को अलग अलग कोष्ठक में लिखा जाता है। यानी कोष्ठक होता है ना, ये कोष्ठक हो गया, इसमें अलग अलग लिखा जाता है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रकार जो कि है एक्सट्रैक्ट नोट। ये तब बनाई जाती हैं जब पुस्तक किसी कृति, जैसे किसी पत्रिका या संयुक्त पत्रिका का एक अलग अंश या पुनर्मुद्रण हो। मान लो कोई पुस्तक है वो किसी कृति का एक अलग अंश या पुनर्मुद्रण हो, तब एक्सट्रैक्ट नोट को बनाया जाता है। इसका चौथा प्रकार है चेंज ऑफ टाइटल नोट। इसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी पत्रिका का या मल्टी वॉल्यूम बुक का नाम बदल दिया जाता है। यानी किसी पुस्तक का हम जब नाम बदलते हैं तो कौन सा नोट बनाते हैं हम? चेंज ऑफ टाइटल नोट लिखते हैं, ठीक है। अब हम नोट सेक्शन का 5वां प्रकार देखते हैं जो कि है एक्सट्रैक्शन नोट। ये तब बनाई जाती हैं जब पुस्तक की सामग्री या अध्याय किसी अन्य प्रकाशित मूल ग्रंथ से विशेष रूप से निकाली गई हो। मान लो कोई पुस्तक है, उसकी
कोई विशेष सामग्री निकालकर उसे प्रकाशित किया गया हो तब एक्सट्रैक्शन नोट बनाया जाता है। इसका नेक्स्ट प्रकार है नोट सेक्शन का एसोसिएटेड बुक नंबर। ये पुस्तक को पुस्तकालय में मौजूद पुस्तक से संबंधित अन्य पूरक ग्रंथों से जोड़ती हैं। जो एसोसिएटेड बुक नंबर है ये क्या करता है, पुस्तक को पुस्तकालय में मौजूद पुस्तक से संबंधित अन्य पूरक ग्रंथों से जोड़ती है। ध्यान रखना आप। अब हम देखते हैं जो हमारा मेन एंट्री है इसका जो 5वां सेक्शन है उसके बारे में, जो कि है एक्सेक्शन नंबर सेक्शन, जिसे हम परिग्रहण क्रमांक भी कहते हैं। यानी जो एक्सेक्शन नंबर है इसके बाद में हम पूर्णविराम का प्रयोग नहीं करते हैं और ये जो मेन एंट्री कार्ड होता है उसके अंदर ही लिखा जाता है। यानी जो एडिट एंट्री होता है उसके लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है और इसके अंत में किसी का भी जो पूर्ण विराम होता है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है और ये जो लास्ट लाइन होता है उसके अंदर लिखा जाता है। तो हम देखते हैं इसके बारे में। ये देखिए, ये लास्ट लाइन में फर्स्ट इंडेंशन से लिखा जाता है। यानी जो एक्सेक्शन नंबर है उसे हम कार्ड की, जो ये कार्ड हो गया, ये मान लो हमारा कार्ड है, ठीक है, ये कार्ड हो गया, तो मेरी जो लास्ट लाइन है यहाँ पे इसमें इसको फर्स्ट इंडेंशन से लिखते हैं। ये जो फर्स्ट इंडेंशन है हमारी यहाँ से हम लिखते हैं, ठीक है। एक्सेस नंबर प्रत्येक पुस्तक को पुस्तकालय में शामिल की गई विशिष्ट क्रमांक संख्या होती है। यानी जो एक्सेशन नंबर क्या होता है, प्रत्येक पुस्तक को जो पुस्तकालय में शामिल की गई हो उसकी विशिष्ट क्रम संख्या होती है, यानी क्रम संख्या होती है। आगे एक्सेशन नंबर केवल मेन एंट्री कार्ड पर ही लिखा जाता है, इसे एडिट एंट्री में नहीं लिखा जाता है। मैंने आपको बताया भी था कि जो एक्सेशन नंबर होता है ये केवल जो मेन एंट्री कार्ड होता है उसी पर लिखा जाता है, इसे एडिट एंट्री में नहीं लिखा जाता है। आगे देखते हैं हम। नियम ED 87 के अनुसार एक्सेशन नंबर के बाद में कोई पूर्णविराम नहीं लगाया जाता है। यानी जो एक्सेशन नंबर होता है इसके बाद में हम कोई भी पूर्णविराम का प्रयोग नहीं करते हैं। अब हम जो हमारी मेन एंट्री है उसका जो आखिरी सेक्शन है ट्रेसिंग सेक्शन, यानी छठा सेक्शन ट्रेसिंग सेक्शन, जिसे हम संकेत अनुच्छेद भी कहते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। ये CC में मेन एंट्री कार्ड के पश्चिम भाग में अंकित किया जाता है। यानी जो ट्रेसिंग सेक्शन है, ट्रेसिंग सेक्शन, इसे हम जो मेन एंट्री कार्ड होता है उसके पीछे की साइड में हम लिखते हैं। इसको एडिट एंट्री निर्मित करने के पश्चात ही अंकित किया जाता है। यानी जो एडिट एंट्री है उसका निर्माण करने के बाद ही हम इसको लिखते हैं। यानी पहले हम एडिट एंट्री का निर्माण करेंगे और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ट्रेसिंग सेक्शन होता है उसको लिखेंगे, क्योंकि इसमें एडिट एंट्री की सूचना अंकित की जाती है। यानी पहले एडिट एंट्री बनाएंगे, फिर उसके बाद जो एडिट एंट्री की सूचना होगी उसे हम ट्रेसिंग सेक्शन के अंदर लिखते हैं। आगे ट्रेसिंग सेक्शन का निर्माण कर्मचारियों के लिए किया जाता है ताकि ये पता चल सके कि मेन एंट्री के लिए कितनी एडिट एंट्री बनाई गई है। यानी जो एडिट एंट्री है इसका जो निर्माण किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, कर्मचारियों के लिए। इसका जो निर्माण है वो जो स्टूडेंट होते हैं या जो पाठक होते हैं उनके लिए नहीं किया जाता है। इसका निर्माण सिर्फ कर्मचारियों के लिए ही किया जाता है ताकि उनको ये पता चल सके कि किसी भी मेन एंट्री की कितनी एडिट एंट्री बनाई गई है। आगे देखते हैं। मेन एंट्री कार्ड के पीछे के भाग को दो हिस्सों में विभाजित माना जाता है। यानी जो मेन एंट्री कार्ड है उसकी जो पीछे का भाग होता है ट्रेसिंग सेक्शन, इसको दो भागों में विभाजित माना जाता है, जिसे एक को तो हम कहते हैं लेफ्ट हाफ और दूसरे को हम कहते हैं राइट हाफ, जिसे बायां अर्धभाग या दायां अर्धभाग भी कहते हैं। मैंने आपको बताया भी था। इसमें जो लेफ्ट हाफ होता है इसमें बुक से संबंधित क्रॉस रेफरेंस एंट्री का वर्गांक अंकित किया जाता है। यानी जो लेफ्ट साइड है इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, बुक से संबंधित क्रॉस रेफरेंस एंट्री के वर्गांक अंकित किए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। नियम MH4 के अनुसार प्रत्येक क्रॉस रेफरेंस एंट्री के लिए एक रेखा का उपयोग किया जाता है। यानी जितनी भी जो क्रॉस रेफरेंस एंट्री है
उनमें से हर एक एंट्री को एक रेखा में ही लिखा जाता है, यानी एक ही लाइन में लिखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना आप। आगे हैं, इसमें क्लास नंबर के बाद पेज नंबर, सेक्शन, चैप्टर और पार्ट लिखकर संबंधित संख्याएं सामान्य लिखावट में अंकित किए जानी चाहिए। यानी जो इसमें क्लास नंबर है उसके बाद हम पेज नंबर लिखते हैं या सेक्शन लिखते हैं या चैप्टर हो तो चैप्टर लिखते हैं और कोई पार्ट हो तो पार्ट लिखते हैं और उसके सामने जो उनकी सामान्य संख्या होती है उनको लिखते हैं हम। ठीक है, अब हम इसका दूसरा प्रकार है वो देखते हैं, इसका दूसरा भाग है वो देखते हैं जो कि है राइट हाफ। ठीक है, इसे फिर से 3 सुविधाजनक भागों में विभाजित किया गया है। इसके अंदर पहला है अपर पार्ट यानी ऊपरी भाग। इसमें रूल नंबर MH5 के अनुसार इसमें क्लास इंडेक्स एंट्रीज के शीर्षक अंकित किए जाते हैं। यानी जो क्लास इंडेक्स एंट्री है उसके जो शीर्षक होते हैं वो इसके अंदर अंकित किए जाते हैं। किसके अंदर? अपर पार्ट के अंदर। और किसके? जो राइट हाफ है उसके अपर पार्ट के अंदर किसको अंकित किया जाता है? क्लास इंडेक्स एंट्रीज के शीर्षक को अंकित किया जाता है। क्लास इंडेक्स एंट्री में रंगनाथन की श्रृंखला प्रक्रिया यानी जो चेन प्रोसीजर है उसका उपयोग करके तैयार की गई विशेष शीर्षक शामिल होते हैं। यानी जो क्लास इंडेक्स एंट्री है इसके अंदर जो रंगनाथन की श्रृंखला प्रक्रिया थी उसके द्वारा जो तैयार किए जाते थे विशेष शीर्षक वो शामिल होते हैं और उनका जो अनुक्रम है वो अंतिम खोज कड़ी से प्रथम खोज कड़ी का होता है। यानी सबसे पहले जो अंतिम खोज कड़ी होती है वो आता है और फिर उसके बाद आता है प्रथम खोज कड़ी। ठीक है, आगे क्लास इंडेक्स एंट्री में प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। यानी जब हम क्लास इंडेक्स एंट्री लिखेंगे उसके अंदर जो पहला शब्द होगा, जो कोई भी शब्द होगा उसका जो पहला अक्षर होगा, जैसे मान लो ये अंकित लिखा हुआ है तो उसका पहला शब्द क्या होगा? बड़ा होगा और बाकी सब रनिंग जो राइटिंग होती है उसके अंदर लिखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं राइट हाफ का दूसरा भाग जो कि है मिडिल पार्ट यानी मध्य भाग। इसमें रूल MH6 के अनुसार इसमें बुक इंडेक्स एंट्री के शीर्षक अंकित किए जाते हैं। यानी जो मिडिल पार्ट है इसके अंदर क्या लिखते हैं? बुक इंडेक्स एंट्री के शीर्षक अंकित लिखते हैं। ठीक है, और बुक इंडेक्स एंट्री का अनुक्रम कैसा है? सबसे पहले इसमें ऑथर एंट्री लिखते हैं, फिर कोलैबोरेटर एंट्री लिखते हैं, फिर टाइटल एंट्री और फिर लिखते हैं सीरीज एंट्री। ये इनका अनुक्रम है, पहले ऑथर, फिर कोलैबोरेटर, फिर टाइटल और फिर सीरीज एंट्री। फिर देखते हैं हम लोअर पार्ट के बारे में। लोअर पार्ट जिसे हम निचला भाग भी कहते हैं, इसमें रूल MH7 के अनुसार क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CRIEB कहते हैं के शीर्षक अंकित किए जाते हैं। यानी जो क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री है इसके शीर्षक अंकित किए जाते हैं किसके अनुसार? रूल नंबर MH7 के अनुसार। क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री का अनुक्रम कैसा है? इसमें सबसे पहले आता है अल्टरनेटिव नेम एंट्री, फिर आता है वेरिएंट फॉर्म ऑफ वर्ड एंट्री, फिर स्यूडोनिम रियल नेम एंट्री और फिर है एडिटर ऑफ सीरीज एंट्री और आखिरी में है जेनरिक नेम एंट्री। ये इसका अनुक्रम है, यानी इसी क्रम में ये लिखा जाता है। आगे देखते हैं रूल MH92 के अनुसार अगर कोई शीर्षक एक लाइन में नहीं आ पाता है तो उसे अगली लाइन में 2 अक्षरों का स्थान छोड़कर लिखा जाता है। यानी जो ट्रेसिंग सेक्शन है उसका जो राइट साइड है, ये कोई ऐसे ये कार्ड है हमारा, उसके 2 भाग है ट्रेसिंग सेक्शन के। इधर तो हो गया क्या? क्रॉस रेफरेंस एंट्री, और इधर हो गया 3 भाग, क्लास इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री और क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। इन तीनों के अंदर अगर कोई शीर्षक एक लाइन में नहीं आ पाता है तो उसे अगली लाइन में 2 अक्षरों का स्थान छोड़कर लिखा जाता है। ठीक है, आप ध्यान रखना ये चीज। आगे रूल MH93 के अनुसार प्रत्येक शीर्षक के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। यानी जो ट्रेसिंग सेक्शन है उसके जो राइट साइड है इसके अंदर जो भी हम हेडिंग लिखेंगे, जो भी शीर्षक लिखेंगे, उसके अंत में हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम का प्रयोग करना पड़ेगा हमें। आगे क्लास इंडेक्स एंट्री
बुक इंडेक्स एंट्री और क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री में प्रत्येक शीर्षक के प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। यानी जो ट्रेसिंग सेक्शन है इसके दो भाग हो गए, ये लेफ्ट और ये राइट। इसके भी तीन भाग हो गए, जो राइट है इसके तीन भाग हो गए, क्लास इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री और क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। इन तीनों के अंदर जो प्रत्येक शीर्षक है उसका जो प्रत्येक शब्द है उसका पहला शब्द होगा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, ठीक है। और बाकी शब्द किस में लिखे जाएंगे, जो रनिंग राइटिंग होती है हमारी उसके अंदर लिखे जाएंगे, यानी छोटे अक्षरों में लिखे जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना आप। अब हम देखते हैं जो इसका मेन एंट्री कार्ड है वो कैसे बनाया जाता है। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं लीडिंग सेक्शन को। जो लीडिंग सेक्शन है उसके अंत में कोई भी पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके अंदर हम लीडिंग सेक्शन के अंदर कॉल नंबर को लिखते हैं। जो लीडिंग सेक्शन होता है वो उसको जो लीडिंग लाइन होते हैं उसके जस्ट ऊपर वाली लाइन में हम लिखते हैं, और इसके अंदर हम किसको लिखते हैं, कॉल नंबर को। कॉल नंबर के अंदर भी हम सबसे पहले जो क्लास नंबर होता है उसको लिखते हैं, फिर बुक नंबर को लिखते हैं, और अगर कलेक्शन नंबर हो तो कलेक्शन नंबर को जस्ट बुक नंबर के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। और इसके अंत में कोई भी जो पूर्ण विराम होता है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ध्यान रखना आप। इसके बाद है जो नेक्स्ट सेक्शन होता है वो हमारा होता है हेडिंग सेक्शन। ये हमारा हेडिंग सेक्शन हो गया, ठीक है। और ये जो हमारी लीडिंग लाइन है इसके जस्ट नीचे वाली लाइन में हम इसको लिखते हैं, और कहाँ से लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम सेकंड इंडेंशन से लिखते हैं, और इसके अंत में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। और इसके अंदर जो हेडिंग सेक्शन है इसके अंदर हम किसको लिखते हैं, जो हमारा लेखक होता है उसका नाम लिखा जाता है। अगर लेखक ना हो तो कोलैबोरेटर का नाम लिखा जाता है, और अगर कोलैबोरेटर भी नहीं होता है तो हम किसका नाम लिखते हैं, टाइटल का नाम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसके अंदर हम पूर्ण विराम लगाते ही हैं। और इसमें जो हमारा जो लेखक होता है इसका जो इसमें हम सबसे पहले जो उसका जो सरनेम होता है उसको लिखते हैं कैपिटल लेटर के अंदर, और जो उसका फिर मूल नाम होता है उसको लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट के अंदर उसका फिर बाद में उसका जो नाम लिखने के बाद ब्रैकेट के बाद हम लगाते हैं डॉट, यानी पूर्ण विराम लगाते हैं। अगर मान लो कोई लेखक हैं, दो लेखक हैं, उनका एक ही नाम है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है CG जुंग, तो ये अगर दो लेखकों का सेम ही नाम है तो उनके बीच में डिफरेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, उनका जन्म स्थान और जन्म वर्ष और मृत्यु वर्ष भी लिखते हैं, ठीक है। उसके अंदर मैंने बताया था आपको ये चार भागों में बटा होता है। पहला तो होता है एंट्री एलिमेंट, जिसके अंदर हम उसके सरनेम को लिखते हैं बड़े अक्षरों के अंदर। फिर आता है सेकेंडरी एलिमेंट, जिसके अंदर हम जो उसका मूल नाम होता है उसको लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर। फिर आता है जो मैंने आपको बताया था, अगर दो लेखकों का नाम एक ही हो तो उनमें डिफरेंस करने के लिए हम जन्म वर्ष और मृत्यु वर्ष लिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअलाइजिंग एलिमेंट, यानी व्यक्तिगत तत्व। फिर आता है इसका डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट, यानी वर्णनात्मक तत्व। और इसके अंदर मान लो अगर कोई ये तब जोड़ा जाता है जब किसी व्यक्ति के नाम के साथ उसकी विशिष्ट भूमिका दिखाना होता है। मान लो अगर कोई एडिटर होता है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, ED डॉट, और को मान लो अगर ट्रांसलेटर होता है तो TR डॉट, और मान लो अगर कंपाइलर होता है तो COMP डॉट, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो आता है सेक्शन वो आता है टाइटल सेक्शन, यानी आख्या अनुच्छेद। ये सारा एक ही है, ठीक है। ये वाला ये हमारा है टाइटल सेक्शन। ये तो हो गया लीडिंग सेक्शन, ये हो गया हेडिंग सेक्शन, और ये हो गया टाइटल सेक्शन, ठीक है। और ये जो टाइटल सेक्शन है ये हेडिंग सेक्शन के जस्ट नीचे वाली लाइन में लिखा जाता है, और इसे भी हम जो सेकंड इंडेंशन है उसी से शुरू करते हैं, ठीक है। और टाइटल सेक्शन के अंदर हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, टाइटल, सब टाइटल या एक्सप्लेनेटरी टाइटल लिखते हैं। टाइटल के अंदर जो इसका पहला शब्द होता है, जिसका पहला अक्षर होता है ये इसका जो पहला वर्ड होता है ये कैपिटल लेटर के अंदर लिखा जाता है, ये ध्यान रखना आप। फिर इसके बाद हम लिखते हैं जो इसका एडिटर स्टेटमेंट, उसको लिखते हैं। जैसे मान लो अगर ये इस बुक का ये 3rd एडिशन है तो इसे AD3 लिखते हैं। ये फर्स्ट एडिशन के लिए नहीं लिखा जाता है, ये सिर्फ 2nd, 3rd, 4th ऐसे एडिशन के लिए लिखा जाता है। और इसके बाद हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, आप ध्यान रखना। और यहाँ पर भी हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। इसे जो
एडिशन स्टेटमेंट होता है उससे पहले भी हम पूर्णविराम का प्रयोग करते हैं और उसके बाद भी हम पूर्णविराम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लिखते हैं कोलिब्रेटर के बारे में। जैसे मान लो यहाँ पे एडिटर है ये एनी जेफ, ये एडिटर है तो एडिटर बाय एनी जेफ, फिर उसके बाद हम पूर्णविराम का प्रयोग करते हैं वापिस, ठीक है, ध्यान रखना आप। इसके बाद जो हमारा सेक्शन आता है वो आता है नोट सेक्शन। इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और इसके अंत में भी हम पूर्णविराम का प्रयोग करते हैं और ये लिखा जाता है सेकंड इंडेंशन से, ठीक है। और यहाँ पे जो ये टाइटल सेक्शन है इसके बारे में आपको एक बात बताना भूल गया। जैसे ये सेकंड इंडेंशन से शुरू हो गया, मान लो ये एक लाइन के अंदर नहीं आया तो इसे हम फर्स्ट इंडेंशन से शुरू करते हैं, ये मैंने आपको बताया भी था। वैसे ही जो ये नोट सेक्शन है, मान लो ये भी यहाँ पे एक लाइन के अंदर नहीं आया है तो इसे भी हम फर्स्ट इंडेंशन से शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया कि जो नोट सेक्शन है वो कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के नोट्स होते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले किसको लिखते हैं, इसमें हम सबसे पहले सीरीज का नाम लिखते हैं। जैसे ये क्लासिक इन साइकोलॉजी होगी, ये सीरीज का नाम हो गया, फिर डॉट लगाएंगे, फिर इसके एडिटर के बारे में लिखेंगे। जैसे रिचर्ड एम फिलिप्स हो गया, ये इसका एडिटर हो गया, फिर हम लिखते हैं इसका सीरीज नंबर होता है वो लिखते हैं डॉट लगा के, फिर इसमें ब्रैकेट को बंद करके फिर डॉट लगाते हैं, यानी जो नोट सेक्शन है उसके अंत में हम क्या लगाते हैं, डॉट, पूर्णविराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर इसका अंत में जो इसका जो अगला सेक्शन है वो है एक्सेशन नंबर, इसे हम फर्स्ट इंडेंशन से लिखते हैं, ठीक है। और इसे हम जो आखिरी लाइन होती है उसके अंदर लिखते हैं, ध्यान रखना आप। और फिर यहाँ पे जो होल होता है ये होता है, मैंने आपको बताया था, इसके बारे में तो मैंने बता ही दिया था आपको। इसके बाद हम देखते हैं जिसके पीछे का बाद होता है ट्रेसिंग सेक्शन। ये इस तरह से होता है, इसे 2 भागों में बांटा जाता है, इस तरह से है ना। ये अदृश्य लाइन होती है, मतलब इसे सच में नहीं बांटा जाता, अदृश्य लाइन से होती है। और इसमें इधर जो ये तो हो गया लेफ्ट साइड और ये हो गया राइट साइड, इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो ये भाग हो गया और ये एक भाग हो गया। ये तो हो गया क्लास इंडेक्स एंट्री, ये हो गया बुक इंडेक्स एंट्री और ये हो गया क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, ठीक है। और ये कौन सा सेक्शन है, ये क्रॉस रेफरेंस एंट्री है, ठीक है। और इनकी सबके अंत में क्या लगाया हमने, पूर्णविराम का प्रयोग किया है, तो ये ध्यान रखना आप। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो ये इस तरह से बनाया जाता है, आप देख लो एक बार इसको कैसे बनाया जाता है। इसमें प्रत्येक प्रकार की निर्देशी प्रविष्टि यानी इंडेक्स एंट्री के मध्य एक लाइन का रिक्त स्थान छोड़कर निर्देशी प्रविष्टि को समूह के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। यानी जो राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड, सॉरी ये राइट साइड हो गया, ये इसमें इन सब के बीच में जो ये क्लास इंडेक्स एंट्री है इसके बाद एक लाइन छोड़ी जाती है, और वैसे ही जो बुक इंडेक्स एंट्री है इसके बाद एक लाइन छोड़ी जाती है और फिर उनको बाकी समूह में लिखा जाता है। तो आज की इस क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। वैसे भी ये क्लास बहुत लंबी हो गई है। आज की इस क्लास में हमने जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड था उसकी बेसिक डिटेल्स के बारे में भी बात की थी, और जो इसकी जो मेन एंट्री है उसकी जो 6 सेक्शन था, लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन, नोट सेक्शन और एक्सेशन सेक्शन और ट्रेसिंग के बारे में पूरी डिटेल से हमने पढ़ लिया है। आई होप आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हो, ताकि उनको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हो सके। तो अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लासिफाइड कैटलॉग की जो एडिट एंट्रीज़ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे उस क्लास में। तो आप जो आज हमने पढ़ा है इसको भी अच्छे से पढ़ के आना, ताकि जो अगली क्लास हो उसमें आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिले, थोड़ा अच्छे से और जल्दी समझ में आए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।